हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज की सीरीज में आज हम लिटरेरी टर्म्स के एक और सेशन के साथ आपके सामने हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 181 से शुरू करेंगे क्योंकि पिछले सेशंस जो 1 to 5 हमने सेशन किए हैं उनमें क्वेश्चन 180 कंप्लीट किए हैं विद एक्सप्लेनेशन, और आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 181 से। हाय, आई एम नूर आलम। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस। So let's start our journey with question number 181. The 19th century American movement, 19th century में अमेरिकन मूवमेंट जो हुआ था, ट्रांसेंडेंटलिज्म was not concerned with, ये किससे संबंधित नहीं है, सेल्फ रिलायंस से संबंधित है, सुप्रीमेसी ऑफ इंसाइट से संबंधित है, गोइंग बैक टू नेचर इससे भी संबंधित है, क्रूड मटीरियलिज्म से संबंधित नहीं है। हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्रूड मटेरियलिज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उसकी थोड़ी सी डिटेल है वो देख लेते हैं अपन। ट्रांसेंडेंटलिज्म इज अ वेरी फॉर्मल वर्ड, एक बड़ा फॉर्मल सा शब्द है, दैट डिस्क्राइब्स, जो डिस्क्राइब करता है, अ वेरी सिंपल आइडिया, एक बड़ा सीधा साधा सा विचार। पीपल, लोग, मेन एंड वुमेन, आदमी और औरत, इक्वली हैव नॉलेज, दोनों के पास ज्ञान है, अबाउट देमसेल्व्स, अपने बारे में, एंड द वर्ल्ड अराउंड, और उनकी जो चारों तरफ दुनिया है उसके बारे में भी। दैट ट्रांसेंड्स और गोज बियॉन्ड व्हाट दे कैन सी, गियर, टेस्ट, टच और फील। दैट ट्रांसेंड्स और गोज बियॉन्ड, जो उनके वश के बाहर हो जाता है, कब, व्हाट दे कैन सी, जब वो कुछ देखते हैं, गियर करते हैं, टेस्ट करते हैं, टच करते हैं या वह फील करते हैं। तो क्रूड मटीरियलिज्म वाज नॉट कंसर्न, क्रूड मटीरियलिज्म जो है वो संबंधित नहीं है इस ट्रांसेंडेंटलिज्म से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 182। नेचुरलिज्म इज द आइडिया और बिलीफ दैट ओनली नेचुरल लॉज, कह नेचुरलिज्म किस तरह का विचार या विश्वास है ये बताना है। ओनली नेचुरल लॉज एंड फोर्सेज ऑपरेट इन द वर्ल्ड, ओनली स्पिरिचुअल लॉज एंड फोर्सेज ऑपरेट इन द वर्ल्ड, ओनली सुपरनेचुरल लॉज एंड फोर्सेज दैट नीदर नेचुरल नॉर। तो ये जो ऑप्शन हमारा ए है कि ओनली नेचुरल लॉज एंड फोर्सेज की जो प्राकृतिक नियम है ना, सिर्फ उन्हीं से ये दुनिया चल रही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्डिंग्स रोमन, बिल्डिंग्स रोमन इज अ लिटरेरी जॉनरा दैट फोकसेस ऑन, जो फोकस करता है, द कमिंग ऑफ एज ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट, हीरो के समय के आने को बताता है या उसको उस पर फोकस करता है। ठीक है, तो बिल्डिंग्स रोमन क्या है, द कमिंग ऑफ एज ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट। अचानक क्वेश्चन नंबर 188 देखेंगे। हीरोइक कपलेट कंसिस्ट ऑफ, हीरोइक कपलेट कंसिस्ट ऑफ, हीरोइक कपलेट में क्या होता है। बहुत सीधा सा इसका जवाब क्या है कि ये जो है आइम्बिक पेंटामीटर में होता है, और इसके जो राइमिंग स्कीम है ना वो पेयर में होती है, यानी जो पेयर होंगे वो आपस में राइम होंगे। ये देख लीजिए ए ए, बी बी और सी सी। अब यहाँ सवाल ये भी आ सकता है कि हीरोइक कपलेट को इंग्लिश में किसने इंट्रोड्यूस कराया था, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए, सोचिए। पिछले सेशन में अपन ने डिस्कस किया था, वो जवाब होना चाहिए जोफ्री चौसर ने। सबसे पहले उन्होंने अपने किस वर्क में इसको इंट्रोड्यूस कराया था, तो जवाब क्या होना चाहिए, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन में। ठीक है, उसके बाद कैंटरबरी टेल्स में भी इन्होंने यूज किया। अच्छा, फिर इनके बाद आप पहुंचिए सीधे 17वीं शताब्दी में, तो जॉन ड्राइडन ने, और 18वीं शताब्दी में एलेक्जेंडर पोप, इन दोनों ने मिलकर के इसको और परफेक्ट बनाया, किसको, हीरोइक कपलेट को। तो ये 3-4 पॉइंट अपन इसके बारे में ध्यान रखेंगे। चलिए 189 देखिए। हु पाइनियर्ड, आ गया सवाल, हु पाइनियर्ड हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश, इंग्लिश में हीरोइक कपलेट को किसने पाइनियर किया, तो हमारा जवाब क्या होगा, जोफ्री चौसर होगा। जो अपन ने बात अभी करी है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। द वर्स फॉर्म हीरोइक कपलेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लिश बाय जोफ्री चौसर। ठीक है, ये हमारा जवाब हो गया। और इन्होंने किसमें इसको इंट्रोड्यूस करा था, लेजेंड ऑफ गुड वुमेन में, मोस्ट ऑफ द कैंटरबरी टेल्स, और उसके बाद कैंटरबरी टेल्स की ज्यादातर कहानियों में इन्होंने इसको, हीरोइक कपलेट को इस्तेमाल किया था। अब जब 17वीं शताब्दी में आते हैं तो फिर जॉन ड्राइडन ने, और 18वीं शताब्दी में पहुंचे तो एलेक्जेंडर पॉप ने इसको थोड़ा सा और परफेक्शन की तरफ ले गए। थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिए, फ्रॉम द एज ऑफ जॉन ड्राइडन, जॉन ड्राइडन की एज से
थ्रो दैट ऑफ सैमुअल जॉनसन और सैमुअल जॉनसन तक द हेरोइक कपलेट वाज द प्रोमिनेंट इंग्लिश मेजर। जो हेरोइक कपलेट है ना, वो इंग्लिश मेजर का एक प्रमुख जॉनरा रहा है, सॉरी जॉनरा नहीं, एक हेरोइक कपलेट मीटर कह दीजिए कि मीटर रहा है, मेजर रहा है इंग्लिश लिटरेचर का। और फिर इसके बाद आप आइए एलेक्जेंडर पोप तक, तो फिर ये पहुंचता है 18वीं शताब्दी में, जहां पर इन्होंने इसको और ज्यादा परफेक्ट करने की कोशिश करी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 190। हु इज एसोसिएटेड विथ, कौन एसोसिएट करता है विथ थियरी ऑफ डिकंस्ट्रक्शन, डिकंस्ट्रक्शन थियरी से, तो नन अदर देन जैक्स डेरिडा, जो कि एक फ्रेंच थिंकर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 191। 191 हमारा कहता है कि पेरिपेशिया इज जनरली एक्सप्लेन्ड एज, पेरिपेशिया को जनरली क्या कह करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ये होगा रिवर्सल ऑफ सिचुएशन। और इसका और अच्छा जो जवाब होगा वो होगा रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, चलिए पेरिपेशिया, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन या रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे अपन। पेरिपेशिया मीन्स रिवर्सल इन फॉर्च्यून, पेरिपेशिया का मतलब होता है भाग्य में रिवर्सल, परिवर्तन का आना। फ्रॉम हैप्पीनेस टू डिजास्टर, जिससे खुशियां जो है वो बर्बादी। एरिस्टोटल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरिपेशिया इन हिज डिस्कशन ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स, कहाँ पर, पोएटिक्स में। एक और चीज ध्यान रखिए कि एरिस्टोटल ने अपनी जो पोएटिक्स लिखी है उसमें ट्रेजिडी के बारे में भी, ट्रेजिडी के बारे में पूरा, उसके जो भी 6 भाग होते हैं, जिसमें सबसे मेन जो भाग है वो क्या है, प्लॉट है, उन सभी में पेरिपेशिया है, कैथारसिस है, एनाग्नोसिस है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following does not constitute three unities, a popular component of drama? Which of the following does not, करें कि जो आपके सामने ऑप्शन है इनमें से 3 यूनिटीज में से कौन सा नहीं है। देखिए यूनिटी ऑफ एक्शन, प्लेस होता ही है, यूनिटी ऑफ एक्शन भी होता है, यूनिटी ऑफ टाइम होता है, यूनिटी ऑफ इवेंट्स नहीं होता है, यानी जो हमारा आंसर होगा वो यूनिटी ऑफ इवेंट्स होगा, ये यूनिटी 3 यूनिटीज के अंतर्गत नहीं होता। देख लीजिए ये अच्छा है एक्सप्लेनेशन, ये तो हमारा आंसर हो गया कि यूनिटी ऑफ एक्शन, अ ट्रेजेडी शुड हैव प्रिंसिपल एक्शन। कि यूनिटी ऑफ एक्शन का क्या मतलब है कि ट्रेजेडी शुड हैव प्रिंसिपल एक्शन, कोई एक उसका मुख्य एक्शन होना चाहिए। यूनिटी ऑफ टाइम का क्या मतलब है, द एक्शन इन ट्रेजेडी शुड अकर ओवर अ पीरियड ऑफ नो मोर देन 24 आवर्स, जो एक्शन है ट्रेजेडी का वो 24 घंटे से ज्यादा का ना होना चाहिए। अब यूनिटी ऑफ प्लेस क्या है, अ ट्रेजेडी शुड एग्जिस्ट इन अ सिंगल फिजिकल लोकेशन, ट्रेजेडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक लोकेशन में, उसकी सेटिंग जो है वो एक होनी चाहिए, तो उसको ध्यान रखिएगा। यूनिटी ऑफ एक्शन क्या होता है, अ ट्रेजेडी शुड हैव प्रिंसिपल एक्शन, ठीक है। यूनिटी ऑफ टाइम 24 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और यूनिटी ऑफ प्लेस का मतलब है कि जो भी ट्रेजेडी है उसे एक जगह पर ही दर्शाया या दिखाया जाना चाहिए। हेजियोग्राफिक्स आर रिटन ऑन, हेजियोग्राफिक्स लिखे जाते थे द स्टाइलाइज्ड लिप्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स के लिए, ठीक है। हेजियोग्राफी और क्या कहते हैं, हेजियोग्राफी इज अ बायोग्राफी ऑफ सेंट और एक्लेसियस्टिकल लीडर, ये या तो किसी संत की बायोग्राफी होगी या एक्लेसियस्टिकल या किसी धार्मिक नेता की बायोग्राफी होगी, उसको अपन हेजियोग्राफी कहते हैं, हेजियोग्राफी। नेक्स्ट 194, a 14-line poem in iambic pentameter consisting of 3 quatrains and a concluding couplet is known as शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट की विशेषता क्या है, इसमें 3 क्वाट्रेन्स होते हैं और जो कंक्लूडिंग 2 लाइन्स होती हैं वो कंक्लूडिंग कपलेट कहलाता है, ठीक है। और इसके जो राइमिंग स्कीम है वो हमारी ए बी सी डी ई एफ और जी जी होती है। शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ इन अ बैलेड अ लाइन और स्टेंजा इज रिपीटेड बट विथ एन एडिशन that advances that story, it is called,
अगर मान लीजिए किसी बैलेड में कोई लाइन या कोई स्टेंजा जो है वो रिपीट करे बट विथ एन एडिशन, एक एडिशन के साथ, दैट एडवांसेस द स्टोरी, जो स्टोरी को आगे बढ़ाए, तो इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, इंक्रीमेंटल रिपीटेशन। क्या कहते हैं, इंक्रीमेंटल रिपीटेशन। किसको कहते हैं, बैलेड में अगर कोई एक लाइन या कोई एक स्टेंजा रिपीट होता है और वो कहानी को आगे बढ़ाता है तो उसको अपन इंक्रीमेंटल रिपीटेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही बात दी है नीचे, 196 में आ गए हैं अपन। Which of the following statements is not correct with reference to ओड? ओड को दिमाग में रखिए और उसके बारे में क्या सही नहीं है वो बताइए इनमें से। पिंडार्स ओड आर encomiastic. In contrast, B option, in contrast to the passion, visionary boldness and formal language of Pindar's ode, many Horatian odes are calm, meditative and colloquial. करें कि in contrast to the passion, visionary boldness and formal language of Pindar's ode, पिंडार की लैंग्वेज में जो पैशन दिखाया गया है, विजनरी बोल्डनेस साहस दिखाया गया है, फॉर्मल लैंग्वेज का जो यूज किया गया है, मेनी होरेशियन ओड्स आर काम, जबकि आप होरेशियन ओड्स को देखेंगे इनके उलट तो वो शांत, मेडिटेटिव और कोलक्वेल आपको दिखाई पड़ती हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, द रेगुलर ओड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टॉमस ग्रे। ना भैया, टॉमस ग्रे ने इसको नहीं किया था, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा कि इस बात का ओड से कोई लेना देना नहीं है। ये देख लीजिए, पिंडार्स ओड्स वर रिटन टू प्रेज एंड ग्लोरीफाई सिंबल। पिंडार की जो ओड थी वो किसी न किसी को प्रेज या प्रशंसा करने के लिए उनको लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 197, Which of the following terms is applied to a dramatic presentation of serious and important actions? Which of the following terms, इन terms में से कौन is applied to a dramatic representation, dramatic representation के लिए अप्लाई किया जाता है, of serious and important actions, गंभीर और महत्वपूर्ण कार्यों के रिप्रेजेंटेशन के लिए, उसको ऐसे कहेंगे अपन, तो वो क्या है भाई, ट्रेजेडी है। कि जब किसी सीरियस बात पर, सीरियस इवेंट, इंसिडेंट पर हम किसी ड्रामा को लिखते हैं, प्ले को लिखते हैं, तो वो जो हमारा प्ले होगा या ड्रामा होगा वो ट्रेजेडी कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 198, Among the following which does not consist of lines of iambic pentameter without rhyming, जो ये ऑप्शन दिए गए हैं which does not consist, किसमें नहीं होता है iambic pentameter without rhyming, ब्लैंक वर्स में। ठीक है, ब्लैंक वर्स विदाउट राइम, ये विदाउट राइम होती है, स्पेशली which uses iambic pentameter, और उसकी खास बात क्या है, इसमें iambic pentameter का यूज किया जाता है विदाउट राइम। चलिए फ्री वर्स देख लीजिए, कंफ्यूजन इसमें रहता है कि ब्लैंक वर्स क्या है, फ्री वर्स क्या है। इट इज एन ओपन फॉर्म ऑफ पोएट्री, फ्री वर्स जो है ओपन फॉर्म है। इट डज नॉट यूज कंसिस्टिंग मीटर, इसमें देखिए राइम तो छोड़िए, इसमें मीटर भी नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्री वर्स कहते हैं। और जिसमें मीटर हो, राइम ना हो, वो आपकी ब्लैंक वर्स हो जाएगी। हीरोइक कपलेट क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। हीरोइक कपलेट जो है, इन अ वर्स अ पेयर ऑफ राइमिंग iambic pentameter, सभी पढ़ा है अपन ने ऊपर, मच यूज्ड बाय चौसर एंड पोएट्स ऑफ 17 and 18th century सच एज अलेक्जेंडर पोप। करें कि इसको सबसे ज्यादा यूज किया गया, वो चौसर के द्वारा यूज किया गया है, और बल्कि हिस्ट्री हमें क्या बताती है कि चौसर ने ही इसको इंग्लिश पोएट्री में इंट्रोड्यूस किया था। किसको, हीरोइक कपलेट को। सबसे पहले किस वर्क में इन्होंने यूज किया था अपने, सबसे पहले इन्होंने अपने वर्क को द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन में इसको यूज किया था, और उसके बाद कैंटरबरी टेल्स की अक्सर कहानियों में इन्होंने हीरोइक कपलेट का यूज किया था। अच्छा, एक और बात क्या है, यहाँ पे अलेक्जेंडर पोप का नाम है, जॉन ड्राइडन का नहीं है। तो अलेक्जेंडर पोप 18वीं शताब्दी, जॉन ड्राइडन 17वीं शताब्दी, इन दोनों ने उसको परफेक्शन दिया है, किसको, हीरोइक कपलेट को। ठीक है, चलिए तर्जा रीमा समझ लीजिए। इट इज अ 3-line स्टेंजा यूजिंग चेन राइम इन द पैटर्न ABA, BCB, CDC, DED। तो ये 3-line स्टेंजा होता है यूजिंग चेन राइम, जिसमें चेन राइम होती है, ABA, BCB, CDC, DED। ठीक है, देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ लाइंस।
इसमें कितनी भी लाइन्स हो सकती हैं, कोई लिमिट नहीं। बट पोएम्स और सेक्शंस ऑफ पोएम्स रिटन इन टर्जर रीमा एंड विथ ईदर अ सिंगल लाइन और कपलेट। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी होती है क्या, कि जो टर्जर रीमा में लिखी गई पोएम्स होंगी वो या तो किसी सिंगल लाइन पे खत्म होंगी आके, या फिर किसी कपलेट पे खत्म होंगी। ठीक है, चलिए 199 देखते हैं। The addition of curiosity to the desire of beauty was romanticism in English literature. It was defined by Walter Peter. Walter Peter ने कहा था कि द डिजायर ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की इच्छा में क्यूरियोसिटी, बेचैनी को, व्याकुलता को जोड़ देना ही रोमांटिसिज्म कहलाता है इंग्लिश लिटरेचर में। ये बात किसने कही है? वॉल्टर पीटर ने कही। चलिए 200 पे आ गए थे। आर्ट एग्जिस्ट्स फॉर सेक ऑफ इट्स ब्यूटी अलोन। जो कला है ना, एग्जिस्ट्स फॉर द सेक ऑफ इट्स ब्यूटी अलोन, अपनी ही सुंदरता के लिए वो एग्जिस्ट करता है। एंड दैट इट नीड सर्व नो पॉलिटिकल, और उसको जरूरत नहीं है वो किसी पॉलिटिकल, डिडेक्टिव और अदर पर्पज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए ना। दिस इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स। दिस इज एन एक्सक्लूसिव फीचर, ये एक एक्सक्लूसिव फीचर था किस मूवमेंट का, वो हमें बताना है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेंगे हम, कि आर्ट जो है वो अपनी ही सुंदरता के लिए अस्तित्व में है, ना कि किसी पॉलिटिकल, राजनीतिक उसके लिए है। ठीक है ना। तो जो डिडेक्टिसिज्म है क्या, एस्थेटिसिज्म है, बिल्कुल सही है। क्यों है? इसमें एक चीज देख लीजिए, इसका एक स्लोगन था, आर्ट फॉर आर्ट्स सेक। ठीक है, ये स्लोगन भी ध्यान रखिए। आर्ट किस लिए? सिर्फ आर्ट के लिए। ये एस्थेटिसिज्म का स्लोगन है, ये भी पेपर में पूछा जाता है कि आर्ट फॉर आर्ट्स सेक किसका स्लोगन है, या एस्थेटिसिज्म का स्लोगन बताइए, उसका नारा बताइए क्या था। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना। चलिए, अ डिबेस्ड फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी इज नोन एज मेलोड्रामा। मेलोड्रामा वाज अ डिबेस्ड फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी as far as farce may be considered a coarser form of comedy। और अगर आपसे पूछा जाए कि कॉमेडी का डिबेस्ड फॉर्म बताइए, तो उसका अपन जवाब क्या देंगे कि वो फार्स है। और अगर आपसे ट्रेजेडी का डिबेस्ड फॉर्म पूछा गया है, तो उसका मतलब है कि वो क्या है? मेलोड्रामा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 202। डोरियन एंड पिंडारिक आर द टाइप्स ऑफ। देखिए, डोरियन आपने ना सुना हो, लेकिन पिंडारिक सभी जानते हैं, है ना? पिंडारिक ओड, ये दोनों जो टर्म है, ये किससे, या जो टाइप्स हैं, ये हमारे ओड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। किसके लिए? ओड के लिए इस्तेमाल। अच्छा, ये देखिए फैक्ट अच्छा है, हम देख लेते हैं इसको। डोरियन एंड पिंडारिक आर टाइप्स ऑफ ओड्स। ठीक है, जो पाई जाती है ग्रीक लिटरेचर में। पिंडारिक ओड इज नोन एज द रेगुलर ओड। पिंडारिक ओड को रेगुलर ओड भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट ध्यान रखिए, ये पिंडोरिक नहीं है, ए नहीं होगा, ओ नहीं होगा यहाँ पर, बल्कि क्या होगा? ए होगा। पिंडारिक ओड रेगुलर ओड कहलाती है इन इंग्लिश, और इंग्लिश में इट इज क्लोज इमिटेशन ऑफ पिंडार फॉर्म। ये पिंडार के फॉर्म की बिल्कुल हूबहू नकल कह लीजिए। द डोरियन फॉर्म इज मोर यूजुअली नोन एज द पिंडारिक ओड। और ये डोरियन जो फॉर्म है ना, ये भी पिंडारिक ओड ही कहलाता है यूजुअली। The Dorian ode is also called for the district and dialect in which it aroses and अच्छा, द डोरियन ओड इज सो कॉल्ड, डोरियन इसलिए कहा जाता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट, जिले में या डायलेक्ट से ये भाषा से निकली है, अक्रॉस अरोजेस जिससे ये उत्पन्न हुई है, द लेस्बियन नेम्ड आफ्टर द आइलैंड ऑफ लेस्बोस। और जो डोरियन को लेस्बियन कहा जाता है ना, वो इसलिए कहा जाता है कि ये आइलैंड ऑफ लेस्बोस से निकली है। कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इसमें भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड इको। ठीक है, चलिए, तो डोरियन और जो आपका पिंडारिक है ना, ये टाइप्स हैं किसके? ओड के टाइप के। 203 देख लीजिए। इट वाज थॉमस याट एंड हेनरी हॉवर्ड हु इंट्रोड्यूस्ड द सोनेट्स। यहाँ पर भी आपको थॉमस याट का नाम मिल जाए, तो सीधा सा जो वहां पे आपको जो दिमाग में लाना है वो ये लाना है कि इन दोनों ने, या थॉमस याट ने क्या किया था?
सोल्ड्स को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कराया था। कब? इन द फर्स्ट ऑफ 16th सेंचुरी, यानी 1550 के आसपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 204। Which of the following poets propagated an idealistic but impracticable scheme called पेंटिसोक्रेसी इन द अर्ली ईयर्स? हाल फिलहाल के अर्ली ईयर्स, शुरुआती सालों में किसने पेंटिसोक्रेसी को प्रोपगेट किया था? किसने किया था? एच.टी. कॉलरिज ने। एच.टी. कॉलरिज ने पेंटिसोक्रेसी को प्रोपगेट किया है। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 205। चलिए, The Greeks followed three unities in their plays, namely time, place and action. ठीक है, अभी अपन ने डिस्कस किया था कि जो प्ले की यूनिटीज हैं तीन, टाइम, प्लेस एंड एक्शन ही होती है। अगर इनके अलावा कुछ और ऑप्शन में दिया जा रहा है तो वो हमारा गलत चूज करेंगे अपन। ठीक है, चलिए। Alexandrine a line of 6 iambic feet is found in which of the following stanza types? किस टाइप के स्टेंजा में एलेक्जेंड्रीन पाई जाती है? तो वो नन अदर देन स्पेंसेरियन स्टेंजा, जो कि 9 लाइन्स का स्टेंजा होता है। 8 लाइन आइम्बिक पेंटामीटर में होती हैं और जो 9वीं लाइन होती है वो एलेक्जेंड्रीन होती है। ठीक है, और ये किसमें होती है? आइम्बिक हेक्सामीटर में। पहली देखिए, स्पेंसेरियन स्टेंजा में अगर पूछा जाए कितनी लाइन होती है तो 9 लाइन होती है। पहली 8 लाइन जो है वो कैसी होती है? आइम्बिक पेंटामीटर में होती है। ठीक है, और जो ये लास्ट वाली है ना, ये हमारी जो लास्ट है ये एलेक्जेंड्रीन होती है। ठीक है, लास्ट मतलब 9वीं लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इट वॉज एडवर्ड मार्श हु कॉइन्ड द टर्म इन द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में एडवर्ड मार्श ने कौन सा टर्म दिया था? वो है जॉर्जियन। Georgian period is a term applied both to the reigns in England, ठीक है, इंग्लैंड ऑफ सक्सेसिव जॉर्ज। चलिए, तो ये ध्यान रखना है खाली, जो जॉर्जियन टर्म है वो किसने दिया है भाई? एडवर्ड मार्श ने दिया है 20वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 208। लायर आफ्टर व्हिच लिरिक प्राइमरली A song is actually, करे लायर क्या है जिसके नाम से लिरिक को जाना जाता है? ठीक है, एक्चुअली है क्या ये? तो यह है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये कोई वाद्य यंत्र है जिसके नाम से ही लायर से लिरिक बना दिया गया है। चलिए देखिए, जो लायर है अ स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नोन टू द ग्रीक्स, ये यूनानी इसको बड़े अच्छे से जानते थे, बजाते थे, जिसको लायर कहते थे, और बाद में इसी लायर से क्या निकला? लिरिक निकला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फार्स इज एन एक्सेजरेटेड फॉर्म ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? फार्स किसका एक्सेजरेटेड फॉर्म है? कॉमेडी का। पिछले में हमने बात करी थी कि अगर पूछा जाए कि डिबेस्ड फॉर्म क्या है ट्रेजेडी का, और वहां पे एक्सेजरेटेड भी शायद दे दे, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए था? मेलोड्रामा। और उसी में बताया था कि जो कॉमेडी का एक्सेजरेटेड या डिबेस्ड फॉर्म होगा वो हमारा फार्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? फार्स कहलाएगा। और ये किसका डिबेस्ड फॉर्म कहलाएगा? कॉमेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गई ये 210। Quartos and folios are terms associated with printing and publication. सुना होगा आपने शेक्सपियर के क्वार्टो में कितने प्ले थे, या शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में कितने प्ले थे, है ना। तो क्वार्टो और फोलियो जो है वो प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन से रिलेट करते हैं। चलिए, अब नाम आ ही गया है तो अपन ये फैक्ट जान लेते हैं कि जो शेक्सपियर के क्वार्टो आया था पहली बार 1608 में, उसमें 18 प्लेस थे। कितने थे भाई? 18 प्लेस। इसके बाद फोलियो एडिशन जो आया था, फोलियो एडिशन आया था हमारा 1623 में,
इसमें टोटल कितने प्ले थे? 36। और फोलियो में कौन सा एक महत्वपूर्ण प्ले नहीं लिया गया था? वो है पेरिकल्स। अगर इसको भी जोड़ लिया जाता है तो फिर टोटल 37 हो जाते हैं जो एट्रीब्यूट किए जाते हैं शेक्सपियर के टोटल। ठीक है, तो क्वार्टोस एंड फोलियोस आर टर्म्स एसोसिएटेड विथ प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन। चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। अच्छे से तैयारी करते रहिए, तैयारी ऐसी रखिए कि जब भी मौका मिले तब सफलता को प्राप्त कर लीजिए। यानी ये ना हो कि अब वो नोटिफिकेशन आएगा फिर अब अपन तैयारी करेंगे या एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगी तब हम तैयारी करेंगे, नहीं, वो तैयारी कच्ची होगी आपकी। अगर आपको सफलता पानी है, सक्सेस पानी है, अपने लिए एक सीट पक्की करनी है, तो तैयारी भी पक्की करनी पड़ेगी। और वो तैयारी पक्की कैसे होगी? जब आप पहले जो भी आपका सिलेबस है उसको पहले आप कंप्लीट करेंगे। सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद में उसका बार बार क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। बार बार ऐसा रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, तब कहीं जा करके आपको सफलता मिलती है। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।